नौजवानों के हाथ में है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। नई नस्ल बदल सकती है मुल्क की तकदीर। नई सोच से बेहतर होगी मुल्क की तस्वीर। इसलिए मिल्लत टाइम्स पहुंचा रहा है मुल्क की जनता तक मुल्क के नौजवानों की आवाज़। सदाए नौजवान, सदाए नौजवान। आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर मिदहत हुसैन, जो कि एक सोशलिस्ट भी हैं और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए वो पूरी कोशिश में है कि किस तरीके से समाज को बेहतर बनाया जा सके। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2014 के बाद जो मुल्क की हालत है, अक़लियतों की जो हालत है, लोग कह रहे हैं या अक़लियत खुद एक तरह से परेशान हाल है, खौफ में है, डर है उनके अंदर, तो क्या ये बीजेपी की हुकूमत आने के बाद इस तरह की हालत पैदा हुई है या इससे पहले भी इस तरह की हालत थी? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये जो आपने आज की डेट में जो इस चीज़ का जिक्र किया है, इस तरह के हालात का, अगर सच्चाई बयान की जाए तो आज के तारीख़ में हर किसी के दिल में यही क्वेश्चन है, सभी के दिल में यही सवाल है। एक अजीब सी बेचैनी है हम लोगों के समाज में। अगर सच्चाई की बात की जाए, सिर्फ मौत सर्विस की बात की जाए कि सब चीज़ ठीक चल रहा है, वैसा नहीं है, ठीक नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा घबराहट है लोगों के अंदर। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मेरा उम्र है, जब से मैंने होश संभाला है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के हालात मैंने अपने होश व हवास में कभी देखे हैं। सच्चाई तो ये है कि सिर्फ अक़लियत की बात ना करें। जो भी सच्चा हिंदुस्तानी है मेरे हिसाब से, जो भी कौम की फ़िक्र करता हो, कौम के मिलत की फ़िक्र करता हो और हमारे नेशनल हारमोनी की फ़िक्र करता हो, वो कोई भी इस टाइम खुश नहीं है, बहुत ही परेशान है। और यहाँ परेशानी क्या है इस चीज़ में, अगर गौर से देखी जाए, कि मुझे लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत माहौल को इस तरह का बनाया जा रहा है। ये 2014 के बाद और रेगुलर बनाया जा रहा है। उससे पहले भी चीज़ें थीं, लेकिन इतनी ख़राब नहीं थी। और तब ये था कि अगर कुछ ख़राब हो रहा होता था समाज में या कहीं पे, ऐसा लगता था तो लोग आवाज़ उठाते थे और उनके बातों को सुना जाता था। उसमें जहाँ लगता था कि हाँ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, पानी सर से ऊपर चढ़ रहा है, तो हुक्मरान भी जो थे उस चीज़ का कॉग्निजेंस लेते थे, नोटिस करते थे उन चीज़ों को और वो सुधारने की कोशिश करते थे। कई सारे एग्जाम्पल है, अगर डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमने कह दिया, जो हुक्मरान क्लास है इस टाइम या जो हुक्मरान सोच है इस टाइम, उसको आप सबके सोच के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीजेपी हुकूमत का तो यही कहना है कि हम सबका साथ सबका विकास, ये उनका कहना है। वह भी कुछ दिन पहले भी उन्होंने नारा दिया है, इस तरह की बात करते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत अट्रैक्टिव स्लोगन भी है, मैं कहूँ इस बात को तो, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ज़मीन पे सच्चाई क्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ तो कुछ लोग कहते हैं, जो उनके मतलब सबसे बड़े ओहदे पे जो बैठे हैं, उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वहीं पे उनके ही कैबिनेट के लोग, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के लोग, नीचे की बात तो हम छोड़ दें, वो सीधे सीधे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या किसी कास्ट को सिंगल आउट करना चाहते हैं और उनके ख़िलाफ़ नफ़रत भरी बातें कहते हैं। तब ये चीज़ें नहीं दिखती कि सबका साथ कहाँ गया, सबका विकास कहाँ गया। उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं आता, उनको मना भी नहीं किया जाता है। और मैं बताऊं आपको कि अगर किसी इशू के ऊपर कोई किसी ने कुछ कहा, वो आपसे रिलेटेड, और आप खामोश भी हो गए, तो इसका मतलब ये है कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपके हिसाब से वो चीज़ें सही हो रही हैं। क्योंकि अगर आपके हिसाब से वो चीज़ें गलत हो रही है तो आप नेचुरली उसको गलत कहेंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे आप। अभी क्या सोच बन चुकी है, ये सोच है, पता नहीं आप लोग भी ऐसा फील करते होंगे, जो क्योंकि आज क्या हर नौजवान यही गौर व फिक्र में डूबा हुआ है कि यह सोच कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कहना चाहते हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, चाहे आप अपनी मर्ज़ी से कीजिए, चाहे आप अपने मर्ज़ी से ना कीजिए, चाहे आप उसमें खुश हों, चाहे आप उसमें नाराज़ हों, चाहे आप उसमें दुखी हों, लेकिन आपको तो उसी सोच के सहारे रहना पड़ेगा। जहां आपने अपने दिमाग लगाने की कोशिश की, हम आपको सर्टिफिकेट थमा देंगे कि आप एंटी नेशनल। तो ये सोच से डर लगता है। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, इतना खूबसूरत मुल्क है,
मैं सिर्फ खूबसूरती इस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ कि देखने में खूबसूरत। लेकिन इससे पहले भी तो अगर कांग्रेस हुकूमत की बात करें तो उस दौर में भी मुस्लिम नौजवान बड़े खौफजदा रहते थे। तो उनको लगता था कि कोई हो सकता है कि कब पुलिस आ जाए और उसे दहशतगर्द करार देकर के उसे जेल में बंद कर दे। तो इस तरह का माहौल तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। उनके टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसमें सबसे एक अच्छी चीज़ क्या थी, मैं बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूँ, आपको भी पता है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं। एक अच्छी चीज़ क्या थी कि इससे पहले कि कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी बोले, जब बाहर का आदमी उस चीज़ पे आवाज़ उठाए, कांग्रेस के अंदर से आवाज़ उठती थी कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। और कांग्रेस के बड़े जो लोग बैठे रहते थे ओहदे पे, उनको मानना पड़ता था कि हाँ चीज़ें गलत हो रही हैं तो गलत हो रही हैं, उसको रोका जाता था, उसकी रोकथाम की जाती थी। मिनिस्टर्स भी चेंज कर दिए जाते थे, कई सारे इंसिडेंट्स हैं, मैं कोट करने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ, बहुत लंबा वक्त चाहिए उसके लिए, लेकिन कई सारे मिनिस्टर्स को चेंज कर दिया गया। यहाँ तो ये हालत है कि कुछ भी चार्जेस लग जाएँ, अगर आप हमारे पार्टी के अंदर हैं, आप और हमारे मिनिस्टर हैं, तो आप साफ़ सुथरे हैं, आप दुनिया के किसी भी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, चाहे कि पब्लिक का परसेप्शन जो भी हो। यहाँ परसेप्शन का भी ध्यान नहीं रखा जाता। इवन अगर प्रूफ भी प्रेजेंट कर दिया जाए उनके सामने, तो मेरा अपना पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि वो लोग उस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखेंगे। पिछले दिन कई सारे इंसिडेंट्स हुए, कई सारे चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई, लेकिन किसी चीज़ का कोई नोटिस नहीं लिया गया। अगर जो आपके साथ हैं इसका मतलब वो सही है, जो आपके साथ नहीं उसका मतलब गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जो हक की बात है वो हक है, जो गलत है तो वो गलत है। तो ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। डरने वाली बात ये है कि अगर हर किसी को आप अपने हिसाब से सोच के सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है। ये डेमोक्रेसी है। यहाँ की खूबसूरती क्या है कि हमारी यूनिटी जो है डाइवर्सिटी में है। हर तरह के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जो पूरे दुनिया में शायद इतना कल्चर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता होगा, इतना रिलीजन नहीं एग्जिस्ट करता होगा, इतना सेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता होगा, और इतनी हारमोनी कहीं नहीं एग्जिस्ट करती होगी कि जहाँ हर लोग हर किसी के कल्चर, सेक्ट, फीलिंग, सब चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं और सब एक दूसरे में कंट्रीब्यूट करते हैं। आज तक बचपन से हम हो चाहे मेरे दोस्त हों जिस भी मज़हब के, ये एहसास नहीं हुआ कि ईद क्या कैसे बीता, दिवाली कैसे बीती, ईद भी हमारी, दिवाली भी हमारी, ये हम लोग की फीलिंग होती थी। हम उनके यहाँ दिवाली में जाते थे, सारे फेस्टिवल्स मनाते थे, अभी भी मनाते हैं हम लोग। वो हमारे यहाँ आते हैं, वो अभी भी मनाते हैं। हम लोग के अंदर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये परेशानी अननेसेसरी क्यों डालने की कोशिश की जा रही है, दीवार खींचने की क्यों कोशिश की जा रही है कि ईद का त्यौहार है तो आपको दूसरे मज़हब वाले आपके यहाँ ईद पे नहीं आएंगे या नहीं मनाना चाहिए उनको। अगर दिवाली का त्यौहार है तो आप उनके यहाँ नहीं जाना मनाने के लिए। ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है। हमारे हिंदुस्तान का कल्चर ये है कि जो भी यहाँ का फेस्टिवल है, जिस भी कौम का है, जिस भी है, वो सब का है, वो हिंदुस्तानियों का फेस्टिवल है। हम लोग की खूबसूरती यही है कि जब भी किसी के ऊपर मुसीबत आया है तो दूसरे कौम का भाई उसके लिए खड़ा हुआ है, और हमारे लिए हमेशा दूसरे लोग खड़े हुए हैं। ये कहाँ खोती जा रही है? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खतरा में है? क्योंकि कुछ दिन पहले 4 जज जो है बाहर निकल कर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि लोकतंत्र को बचा लिया जाए। तो आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? ये तो बहुत अहम बात आपने कही। जब इतने बड़े जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस थे, उसमें बहुत सारे या शायद सारे जजेस, मैं श्योर नहीं हूँ, कॉलेजियम के जजेस भी थे उसके अंदर, उन लोगों ने जब ये बात कही है तो हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? उनकी जो विज़न है, उनका जो सोच है, उसके सामने तो हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि इतने रिस्पॉन्सिबल लोग जब इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वाकई एक सोचने की ज़रूरत है पूरे कंट्री को, और हुक्मरान को भी सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं मैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हूँ या मैं उनके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, आप सोचिए, हम लोगों के बारे में सोचिए, आम जनता के बारे में सोचिए। हमारे प्यार मोहब्बत को बांटने की कोशिश मत कीजिए वोट के इंटरेस्ट में। वोट तो ऐसी चीज़ है कि जिसको जहाँ समझ में आएगा वोट वो देगा, लेकिन उस वोट के लिए आप जनरेशन्स को अलग कर दीजिए, ये बात जस्टिफाइड नहीं। बीजेपी हुकूमत का ये कहना है कि हम मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ कर रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले पर भाषण देते हुए मोदी जी ने कहा कि हम मुस्लिम औरतों को इंसाफ देने की बात कर रहे हैं। तलाक़ सलासा का हम बिल पास करवाना चाहते हैं। तो ये क्या लगता है कि मुस्लिम औरतों के लिए फ़ायदेमंद है, या बीजेपी हुकूमत इसके बारे में सोचती है, या मुसलमानों के लिए ख़तरा है? क्या लगता है इसमें? तो एक ओपिनियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर मैं इसके ऊपर ओपिनियन दूँ, सबसे बेहतर कहना ये होगा कि किसके लिए आप फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, किसके हक़ की बात कर रहे हैं। कितने सारे हक़ हैं जिसको आप ज़िक्र भी नहीं करना चाहते हैं, जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, सड़कों पर हो रही है, हर रोज़ हो रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ज़्यादातर लोग वैसे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि कहीं ना कहीं सत्ता से क्लोज है। अब इसमें दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर बात है कि मुसलमान बहनों को, मुसलमान औरतों को उनका हक़ मिले, हकूक़ मिले, तो इस्लाम में बहुत गुंजाइश है हक़ के। इवन अगर रिस्पेक्ट की बात की जाए तो मर्दों से ज़्यादा उनका रिस्पेक्ट किया है। उसको समझने की ज़रूरत है, सोच छोटी रखने की ज़रूरत नहीं है, सोच को बड़ा करना पड़ेगा।
और अगर नहीं है उस पर भी हम डिबेट करने को तैयार हैं, कहीं भी हो मुद्दे और टॉपिक वाइज डिबेट कर सकते हैं जब भी किसी को ज़रूरत होगी कि जो हकूक़ इस्लाम ने दिए हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं। और पूरे मेरे हिसाब से जो मेरा सोचना है कि दुनिया में शायद ही उतना कोई ऐसा कोई मज़हब होगा जिसने औरतों को इतने सारे हकूक़ दिए हों जो तो इस्लाम ने दिए हैं। अगर मर्द के पास तलाक का ऑप्शन है तो औरतों के पास भी खुला का ऑप्शन है, और भी कई सारी बातें हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि अगर ये औरतों को नागवार गुजर रहा है हम लोग के कम्युनिटी का, अगर उनको लग रहा है कि हाँ उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए और तलाक के मैटर पे जो है गवर्नमेंट जो कर रही है सही है, तो मर्दों को आप कर दीजिए साइड। हुकूमत से मैं कह रहा हूँ, जो औरतें हैं मुसलमान औरतें हैं, आप एक पोलिंग करवा के देख लीजिए। आप देख लीजिए कि वो किस फेवर में पोलिंग करती हैं, वो आपके फेवर में पोलिंग करती हैं या जो उनकी सोच है वो उस सोच के फेवर में पोलिंग करती हैं। अगर ये बात सही नहीं होती तो सारे शहरों में मुजाहरा हुआ, बड़ा बड़ा लाखों लाख की भीड़ थी, औरतें ही थी सारे, और सब इस बिल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही थी, आवाज़ उठा रही थी। तो ये कैसे हुआ? अगर आप ये बोल रहे हैं कि औरतें इस फेवर में हैं कि इस बिल को पास होना चाहिए, तो उस तरह का मुजाहरा उन लोगों ने एक भी शहर में बता दीजिए जहाँ लाखों की भीड़ में कोई औरतें इकट्ठा भी हों इस फेवर में कि बिल पास होना चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ जहाँ तक मेरा नॉलेज है। हालांकि मीडिया ने दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया आजकल पैरेलल मीडिया है जिस पे लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं आज की डेट में। तो सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोग को भी दिखने को मिला काफ़ी सारे शहरों में, सैकड़ों शहर में हिंदुस्तान में बहनों ने, माओं ने, सब ने मुजाहरा किया लाखों की तादाद में, और उन लोगों ने दिखाया स्टैंड कि हम इस चीज़ के साथ हैं। अगर उनको अच्छा लग रहा होता कि आप बिल पास कर रहे हैं तो वो मुजाहरा क्यों करते, प्रोटेस्ट क्यों करती है, आपको मना क्यों करती है कि आप उनके बिल ना पास करें? ऐसा बिल आप पास करना चाह रहे हैं उनके हिसाब से जो कि उनको कबूल नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपना चाह रहे हैं। अगर माने तो अक़लियत परेशान हाल है बीजेपी हुकूमत के आने की वजह से, तो क्या लगता है कि क्या मुस्लिम नौजवान या दूसरे जो भी दीगर नौजवान हैं, क्या उनको कुछ फ़ायदा हुआ है? क्योंकि मोदी हुकूमत ने ये वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि अगर इन चीज़ों को हटा दिया जाए तो क्या नौजवानों को कुछ फ़ायदा हुआ है? देखिए, हम सीधी बात इसमें करना चाहते हैं। हम एज अ कंट्री बात करें, मुसलमान भी ना बात करें, हिंदू की भी बात नहीं करें, किसी कम्युनिटी कास्ट की बात ना करें। ओवरऑल जो मेरा परसेप्शन है, नौजवान खुश नहीं हैं। वादे हुए थे करोड़ जॉब देने के लिए, करोड़ों जॉब तो छोड़ दीजिए, लाखों की तादाद में लोगों के जॉब चले गए। नया जॉब क्या देंगे, लाखों की तादाद में जॉब जो है चले गए। इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह है, चाहे जितना भी हम लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि आज बड़ी इंडस्ट्रीज़ हिंदुस्तान के अंदर, और बड़ी इंडस्ट्री से ज़्यादा जो मिडिल क्लास इंडस्ट्री है, जो मेन कंज्यूम करता है मैन पावर को, जो मैन पावर को सबसे ज़्यादा ऑप्शन देता है हिंदुस्तान में वर्क करने के लिए, जॉब करने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो कारोबार हैं वो सब पूरी तरीके से अफेक्टेड हो चुके हैं। बहुत सारे मिडिल सेगमेंट के बिज़नेस, स्मॉल बिज़नेस सारे कोलैप्स कर चुके हैं, बंद हो चुके हैं। कई सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, बहुत सारे लोग तो दाने के भी मोहताज हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मार्केट की हालत बिल्कुल सही नहीं है, इकोनॉमी का पोजीशन अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप इस पर भी कहेंगे कि इकोनॉमी का पोजीशन अच्छा है, तो आप जो एहसास दिलाना चाहते हैं आप दिलाएं, आप खुश हो लें। लेकिन सच्चाई ज़मीन पे कुछ और है। पब्लिक जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है, और कोई भी नौजवान किसी भी कम्युनिटी का हो बिल्कुल भी खुश नहीं। रोज़गार किसी को नहीं मिला, रोज़गार उल्टे छीन लिया गया है, इकोनॉमी भी हमसे छीन लेगी, बिज़नेस भी छीनने की कोशिश की जा रही है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, तो आप 2019 को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मतलब एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी हो, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। हम लोग को जो भी सोचना है अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए सोचना है, कास्ट से, कम्युनिटी से, रिलीजन से उठ के सोचना है। तभी जाके हम लोग इंडिया के कैनवास में एक अच्छा पिक्चर हम लोग बना पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कहना चाहूँगा, किसी के लिए नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी नौजवान को लगता है कि हमारे साथ या हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है गवर्नमेंट का, वो उसको चूज़ करें। और हर एक नौजवान वोट करें ताकि उनकी वोट की ताकत से कंट्री का जो आने वाला दिन है वो बदल सके, और ऐसी गवर्नमेंट को बैठाएं, जिम्मेदारी दें जो वाकई हम लोग के लिए सोचती हो, सबके लिए सोचती हो। और वाकई जब सबका साथ होगा, सबका विकास होगा तो सबका विकास होगा। लेकिन स्लोगन भर नहीं, ये होना चाहिए प्रैक्टिकल, ग्राउंड पे ग्राउंड रियलिटी होनी चाहिए इसकी। तो आप नौजवानों को जागरूक करने के लिए क्या करें? मैं कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब लोग वोट दें, कोई भी ऐसा नौजवान ना हो जो वोट ना दें, बाकी सब लोग वोट दें, सिर्फ नौजवान नहीं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, उस गवर्नमेंट को चुनें जो कि गवर्नमेंट किसी के लिए बायस नहीं हो, जो पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सोचे और सबको साथ में लेके चले।
आप एक डॉक्टर हैं जी। और इस डॉक्टर का इस पेशे में को आपको किसी तरह का कोई भेदभाव का सामना करना पड़ता है, या फिर जो आपके पास पेशेंट आते हैं क्या उनको लगता है कि मुस्लिम हैं तो इनके पास इलाज ना कराया जाए, या कुछ आपका ऐसा किसी तरह का? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है यहाँ, बल्कि ये होता है कि हमारे पास हर शोबे के पेशेंट आते हैं, हर रिलीजन के पेशेंट आते हैं और काफ़ी खुश होकर जाते हैं माशाल्लाह। और मैं भी एज ए डॉक्टर कभी सोच भी नहीं सकता हूँ इस चीज़ के बारे में। और ये बताऊँ मैं आपको कि सारे पेशेंट्स बहुत खुश होके जाते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं और सभी को एक तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। और जहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई पेशेंट इतना मजबूर है कि फ़ीस नहीं दे सकता या उसे और भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग पता कर सकते हैं कि मैं उनकी मदद भी करता हूँ, मैं फ्री में भी उनका इलाज। तो ग्राउंड रिपोर्ट अगर हम देख रहे हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं वो आपसे इतने खुश हैं, आपसे लगाव है, तो आखिरकार ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है? मॉब लिंचिंग का वाक़या इतने सारे वाक़यात हो रहे हैं, तो आखिरकार उनका ये कहना है मुस्लिम गौकशी की वजह से उन पर हमला करते हैं, तो वो मुझसे हिंदू भाई होते हैं। तो आखिर ये ग्राउंड रिपोर्ट के अगर देखें तो आपसे इतना लगाव है, लेकिन आखिर वो लोग कौन है जो इस तरह के हमला करते हैं? हम हम थोड़ा वक्त लेंगे, बताना चाहेंगे चीज़ों को। एक बहुत बेसिक चीज़ हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के जब भी हादसा होते हैं कहीं भी और कोई भी इस तरह का काम करता है, तो वो चाहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि हम लोगों को मुस्लिम या हिंदू के चश्मे से देखा जाए। क्योंकि जो लोग गलत करते हैं उनको ये लगता है कि कोई ऐसा टैग हमारे साथ अटैच्ड हो जाए जिससे कि मेरी आगे की सेफ्टी हो जाए और मेरे गलत चीज़ को लोग अच्छी तौर पे प्रेजेंट करें। उसमें हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, जितने भी समाज के अच्छे लोग हैं, क्योंकि उनकी तादाद कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए मैं बता रहा हूँ, उनकी तादाद कुछ नहीं है, सिर्फ देखने में वो लगते हैं। ऐसा नहीं है कि 125 करोड़ जनता में 125 करोड़ जनता रोड पर उतर चुकी है। अगर उनकी तादाद देखें तो लाखों में नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 125 करोड़ में लाख के क्या वजूद है। लेकिन परेशानी की बात क्या है कि उनकी विजिबिलिटी बनती है और उसमें कुछ हमारे मीडिया वालों का भी कसूर है, उनको अननेसेसरी प्रोजेक्ट किया जाता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी आदमी गलत काम करे, कोई भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो उसको कभी भी रिलीजन का किसी की तरफ से शील्ड नहीं मिलना चाहिए, जो मेरा अपना सोचना है। मेरी सोच ये है कि जो भी गलत आदमी है वो किसी रिलीजन का नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी रिलीजन किसी भी मासूम आदमी का जान लेने को नहीं सिखाता है। उस केस में फ़र्ज़ बनता है हम जैसे सब लोगों का कि उस लोगों को हम लोग अपने रिलीजन से भी बाइकआउट करते हैं। जिस दिन यकीन मानिए ये चीज़ सिस्टम शुरू हो जाएगा कि किसी ने भी गलती की और वो हिंदू रिलीजन का सहारा लेना चाह रहा है और हिंदुओं ने बोला कि तुम हमारे रिलीजन के पार्ट नहीं हो, तो ऐसा रिलीजन हमारा सिखाता नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट करते तुमको। और जिस दिन मुसलमान में से कोई इस तरह की हरकत करता है और मुसलमान बोलते हैं कि तुम हमारे रिलीजन के पार्ट नहीं हो, ये इस्लाम हमारा नहीं सिखाता है, उस दिन से ये सारे इंसिडेंट्स बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये सोची समझी साजिश है जो गाय के नाम पे हो या किसी के नाम पे भी हो, वो सिर्फ कंट्री का माहौल ख़राब करने के लिए किया जाता है। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं से पीछे से बैकअप मिलता है ताकि मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके और टीवी के ऊपर डिबेट शो में चले, कुछ लोग फॉर में बोले, कुछ लोग अगेंस्ट में बोले, और जो भी असल मुद्दे हैं कौम के, हमारे कंट्री के, उनको पूरी तरीके से दबा दिया जाए। नहीं तो सोचने वाली बात ये बताइए कि ऐसा कभी भी हुआ था टीवी चैनल के ऊपर, जब तक मुझे याद है, कि कंट्री में हमारे पिछले कई सालों से सिवाय हिंदू मुसलमान के कोई मुद्दा नहीं है क्या जिसके ऊपर डिबेट शो नहीं हो सकता है, जिसके ऊपर प्रोग्राम नहीं हो सकता है, या जिसके ऊपर न्यूज़ नहीं बन सकता है? क्या सारी सोच हम लोगों के पूरे कंट्री के सिर्फ हिंदू मुसलमान के नफरत के बीच में सिमट कर रह गई है? हम लोग दुकानदारी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि कितना नफरत हम लोग बांट सकते हैं, समाज को हम लोग कितना बांट सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिनके पास वो सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती है, वो भी बेचारे इस बहकावे में आ जाते हैं। मॉब लिंचिंग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैं बताता हूँ, जो टीवी शो की वजह कर उनको लगता होगा कि हाँ, नफरत करना, लोगों को मारना अच्छा काम है, इतना ग्लोरीफाई किया जाता है उनको। उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मेरा तो गवर्नमेंट से अपील है और सारे जगहों से कि इस तरह के शो के ऊपर फ़ौरन बैन लगे रहें, फ़ौरन बैन करें, बंद करें ऐसे शोज़ को जो कि हिंदुस्तान में नफरत फैलाता है। ऐसे शोज़ को बिल्कुल इनकरेज नहीं करें और ऐसे शोज़ को चलाएं जो कंट्री के रियल मुद्दों के बारे में बात करें, भाईचारगी के बारे में बात करें, महात्मा गांधी ने क्या मैसेज दिया था उसके बारे में बात करें। इतने लोग आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग के पास सोचने समझने का टाइम नहीं है। आज उस पर डिबेट नहीं हो रहा, बल्कि ये उंगली उठाई जा रही है उस डिबेट शोज़ के अंदर कि आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए और जिन्होंने आज़ादी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनके ऊपर दामन में कितने दाग लगे हुए, इस चीज़ के लिए डिबेट शोज़ करा रहे हैं लोग। शर्म आती है मुझे देख के ये सारी चीज़ों को। तो आखिरकार जिम्मेदार देखने वाले भी तो हम ही लोग हैं, तो आखिरकार जिम्मेदार तो फिर कहीं ना कहीं हम ही लोग हो रहे हैं।
हम लोगों को भी तय करना चाहिए। जैसे इसके लिए बहुत सारे लोगों ने टीवी चैनल इस तरह का देखना छोड़ दिया है, तो दर्शकों से भी मैं अपील करूंगा कि अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है या चैनल वाले नहीं सुधारते हैं तो आप टीवी चैनल देखना छोड़ दीजिए। आप सोशल मीडिया पे आ जाइए, सोशल मीडिया के नेटवर्क्स और चैनल्स को देखिए जहाँ पे अनबायस्ड बात होती हो, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है। अब मैं एक चीज़ मान भी लेता हूँ कि अगर इतनी नफरत फैलाई जा रही है समाज के अंदर, कि समाज के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, सारी कम्युनिटी इनोसेंट है, कोई भी रिलीजन हिंसा नहीं सिखाता है, लेकिन आप डेली बेसिस पे डोज दे दे के कई बार आप लोगों के दिलों में नफरत डाल रहे हैं, आप लोगों को बायस कर रहे हैं। और लोग, अगर मान लीजिए कि गलती से एक आदमी भी, मैं बोलता हूँ छोड़ दीजिए करोड़ों लोगों की बात ना करें, एक भी आदमी आपके डिबेट शो की वजह कर दिल में उसने नफरत डेवलप कर लिया और किसी कम्युनिटी के किसी भी आदमी को किसी तरीके से नुकसान पहुँचाया, तो इसकी जिम्मेदारी क्या किसकी होगी बताएं आप? इंसानियत को ख़त्म करना किस मज़हब ने सिखाया है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मिदहत हुसैन, जिन्होंने बताया कि मज़हब हमें बैर नहीं सिखाता है, कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जिसमें इंसानियत को ख़त्म करने की बात कही जाती हो। उन्होंने ये भी बताया कि नौजवानों को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ कर के खुद से चुनना है कि कौन बेहतर है और उनके मुस्तकबिल को कौन संवार सकता है। आज तक के लिए इतना ही, और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millattimes.com। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।